हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। अगर आपने आज का एग्जामिनेशन दिया है तो आप इस जगह को जानते ही होंगे। ये जगह कहाँ पे है? ये है आपके राजस्थान में, उदयपुर। ठीक है, ओके। तो आज आपका एग्जामिनेशन था आरजे सेट 2023 का, और अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कौन से पेपर के बारे में? अभी हम बात करने वाले हैं आपके साइकोलॉजी के पेपर के बारे में कि किस प्रकार का पेपर था, कौन कौन से सवाल आए थे, क्या टफ थे सवाल, क्या आसान सवाल थे। ठीक है, उन सब के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा आप लोग की भाषा में जैसे कहते हैं एनालिसिस, वो करेंगे और देखेंगे कुछ प्रश्नों को कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, क्या उनके सही आंसर होने चाहिए, क्या आंसर की होनी चाहिए। उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जितना हो सकेगा, क्योंकि समय के चलते। ठीक है, ओके। बात करेंगे, आपका पेपर हुआ आरजे सेट 2023 का, तो उसके प्रश्नों को देखेंगे। तो आज जो आपका पेपर था आरजे सेट का, और जो आपका पेपर हुआ 15 तारीख को नेट का, ठीक है, इसमें देखा जाए तो कुछ ना कुछ आपको समानता देखने मिलेगी। समानता किनको देखने मिलेगी? जिन्होंने यहाँ पे नेट का सवाल जो लगाए थे, अगर उन्होंने आके उसको करेक्ट किया होगा, उसके बारे में और पढ़ा होगा, रेक्टिफाई किया होगा, तो आज के एग्जाम में उनके एक से लेके 4 सवाल लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली, है ना, 2 3 4 सवाल उनके सही हो सकते थे केवल इस पेपर के आधार के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चंस कह सकते हैं कि नेट से रिपीट हुए, सेम एज इट इज नहीं, कुछ हुए भी हैं। ठीक है, ये अपने अपने किसकी बात है, अपने अपने परसेप्शन की बात है, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ समानता हमको देखने मिली इस पेपर के माध्यम से। ठीक है, तो यदि आपने आके वापस इस पेपर का एक बार फिर से रिवाइज किया होता, देखा होता, तो शायद आपके 2 3 प्रश्न सवाल हो जाते, लेकिन वो भी आसान ही सवाल थे। ठीक है, ओके। तो बात करेंगे इसकी टफनेस की, तो पेपर कैसा था। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, 2013 2012 के पेपर की बात करें, तो उसके मुकाबले आज का पेपर की जो क्वालिटी थी, जो गुणवत्ता थी, वो अच्छी थी, है ना। एक अच्छे क्वालिटी, एक अच्छे स्तर का पेपर आज आया। ठीक है, और इसको कह सकते हैं थोड़ा आसान एंड थोड़ा सा हार्ड। हार्ड तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन ठीक है, फिर भी आसान मॉडरेट कह सकते हैं इसको। तो ये डिपेंड करता है किसने कितनी पढ़ाई की है उसके ऊपर। कई सारे सवाल थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जितना आसान सवाल उतना ही टफ उसका आंसर देना हो जाता है। ठीक है, यर्केस डॉटसन लॉ। और थोड़ी सी यहाँ पे आपको लीनियंसी देखने भी मिलेगी इस पेपर के अंदर, कि जहां भी आपको मैच द कॉलम देखने मिला है, तो उन लोगों ने जिले बनाने में जितनी जहमत उठा रहे थे, उतनी उन्होंने यहाँ पे आपके ऑप्शंस में जहमत नहीं उठाई, और आपको लगभग हर जगह 1 2 3 4 ऑप्शन जैसा दिया हुआ है वैसा ही वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ प्रश्नों को जो हमको भेजे गए, उन प्रश्नों को देखते हैं क्या उनके उत्तर होंगे। और अगर आपको लगता है कि उत्तर कुछ गलत है, सही है, तो भी आप नीचे अपना उत्तर, स्वयं का उत्तर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और फिर जब इसकी आंसर की वगैरह आएगी तब तो इसको देखेंगे ही, लेकिन अभी देखते हैं इनके क्या वाजिब उत्तर होना चाहिए। आप लोगों ने क्या सही मार्क किया, आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें आप लोग को मालूम होगा, तो वो सब भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 150। ठीक है, हम 50 से नहीं चलेंगे, हम थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, हम चलेंगे 150 से इसकी ओर। ठीक है, ओके। 150वां प्रश्न क्या कहता है? When a person first comes with a small request which the other person can't refuse and then makes a bigger request, this is known as which technique? जब कोई व्यक्ति पहले एक छोटा अनुरोध लेकर आता है जिसे दूसरा व्यक्ति मना नहीं कर सकता, और फिर एक बड़ा अनुरोध करता है, इसे तकनीक के रूप में जाना जाता है। कौन सी तकनीक है ये? आपका कहाँ से पूछा गया है? आसान सा सवाल है। कहाँ से पूछा गया है? आपके सामाजिक मनोविज्ञान से, सोशल साइकोलॉजी से पूछा गया है। आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पहला एक छोटी रिक्वेस्ट, ठीक है, पहले वो पैर रखेगा और फिर जिसे दूसरा व्यक्ति मना नहीं कर पाएगा, और फिर क्या करेगा? एक बड़ा अनुरोध करेगा। ठीक है, तो ये कौन सी टेक्निक हुई आपकी? क्या ये फुट इन द डोर है? क्या ये डोर इन द फेस है, फेस इन द डोर है, या फिर ये डेडलाइन तकनीक है? ठीक है, तो बड़ा ही इसका आसान सा उत्तर यहाँ पे फुट इन द डोर जो है, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, फुट इन द डोर इज द राइट आंसर। क्या कर रहे हैं? पहले छोटी रिक्वेस्ट और उसके बाद में आप यहाँ पे बड़ी रिक्वेस्ट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 149। एट अ कंपनी मीटिंग some employees refrain from voicing their opinions in order to maintain harmony in the group. As a result, the group makes a decision that later proves to cause financial loss to the company. This is an example of.
कंपनी की बैठक में कुछ कर्मचारी समूह में सद्भाव बनाए रखने के लिए अपनी राय देने से बचते हैं। इसके परिणाम स्वरूप समूह एक निर्णय लेता है जो बाद में कंपनी को वित्तीय नुकसान का कारण बनता है। यह किसका उदाहरण है? पुष्टिकरण, कंफर्मेशन, समूह विचार, ग्रुप थिंक, ओबीडियंस या फिर डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर यहाँ पे करेक्टली मार्क है। ये किसका है? सीधे सीधे समूह विचार। ग्रुप थिंक के दौरान ही ऐसा होता है जब आप क्या करते हैं, एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, बाकी लोगों को नुकसान हो सकता है। जैसे यहाँ पे हुआ ना, कॉस्ट फाइनेंशियल लॉस टू द कंपनी, कंपनी को नुकसान हो गया, लेकिन कंपनी मीटिंग के अंदर कुछ एम्प्लॉय ने क्या किया, अपनी आवाज दबा दी, वहां पे अपना ओपिनियन वहां पे नहीं बताया। क्यों? वहां पे उनको क्या मेंटेन करनी थी? हार्मनी मेंटेन करनी थी। सद्भाव बनाए रखने के लिए क्या किया उन्होंने? कंपनी को वहां पे डूबने दिया। तो समूह विचार जो है, ग्रुप थिंक जो है, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 148। यहाँ पे आपको दो लिस्ट दी हुई है, कंफर्मिटी, परसुएशन, कंप्लायंस, ओबीडियंस, ऑटो काइनेटिक एक्सपेरिमेंट। सोलोमन एश, सियालदीनी, मिलग्राम शेरिफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुरूपता, अनुनय, अनुपालन, आज्ञाकारिता, स्वैच्छिक प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो मार्क है यहाँ पे बिल्कुल सही मार्क है, 1 2 3 4। ये जो है लाइन से ही आपको ऑर्डर में ही दिया हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं। अगर आपको एक भी मालूम है तो आप उसके आधार पे इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपल सी देखिए, अगर इसमें से आपको कुछ भी नहीं मालूम है इन तीनों के बारे में, लेकिन आपको इनके बारे में मालूम है, मिलग्राम के बारे में, वो किसकी बात करते हैं? वो बात करते हैं आपकी ओबीडियंस की, आज्ञाकारिता की। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ये वाला। तो क्या करना है आपको? सी के साथ आपको 3 देखना है। सी के साथ कहाँ दिख रहा है 3 आपको? ऑटोमेटिकली आप सही आंसर तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो अभी तक देखा आपने तीनों के तीनों सवाल जो थे आपको बड़े ही आसान मिले, इसमें ऐसा कुछ बड़ा डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, प्रश्न नंबर 149 उन्हीं को बनेगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, अदरवाइज यहाँ पे उनको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हो सकता है जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की हो वो यहाँ पे आज्ञाकारिता या फिर पुष्टिकरण या फिर पक्षपात, इनमें से कुछ भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसका एक उदाहरण है? सीधे सीधे ये समूह विचार का, ग्रुप थिंक का सीधा सीधा उदाहरण है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 147। खालिस्तान refers to a cognitive rule of thumb in which the importance or probability is judged on the basis of how readily it comes to mind। खालिस्तान संज्ञानात्मक अनुभवजन्य नियम है ना, कॉग्निटिव रूल को संदर्भित करता है जिसमें महत्व या संभाव्यता को इस आधार पर आंका जाता है कि यह कितनी आसानी से दिमाग में आती है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है स्वानुभविकी, उपलब्धता स्वानुभविकी, वैकल्पिक या फिर समायोजन स्वानुभविकी, ह्यूरिस्टिक, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, अल्टरनेटिव ह्यूरिस्टिक, एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर यहाँ पे करेक्टली मार्क है आपका उपलब्धता स्वानुभविकी। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सूचना हमारे पास अर्ली, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में जल्दी आती है, उसी के बारे में होता है हम फैसला ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न 146। द टेंडेंसी टू अज्यूम दैट वी वुड हैव बीन बेटर प्रेडिक्टिंग एक्चुअल इवेंट देन इज रियली ट्रू। थिंकिंग ट्रायल, कंफर्मेशन ट्रायल, हिंडसाइट इफेक्ट या फिर माइंडसेट इफेक्ट। यह मानने की प्रवृत्ति कि हम वास्तव में सत्य की तुलना में वास्तविक घटना की बेहतर भविष्यवाणी कर रहे होते, यह क्या है? हिंदी को छोड़ दीजिए, इंग्लिश में देखिए समझ में आएगा। द टेंडेंसी टू अज्यूम दैट वी वुड हैव बीन बेटर प्रेडिक्टिंग एक्चुअल इवेंट देन इज रियली ट्रू, किसका उदाहरण है ये? सिंपल से आपका हाइंडसाइट इफेक्ट का उदाहरण है। ठीक है, थिंकिंग ट्रायल नहीं, कंफर्मेशन ट्रायल नहीं, माइंडसेट इफेक्ट नहीं, सोच परीक्षण, पश्च दृष्टि प्रभाव होगा इसका सही उत्तर, पुष्टि परीक्षण नहीं होगा, ना ही मानसिकता प्रभाव होगा। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे आपका? पश्च दृष्टि प्रभाव, हाइंडसाइट इफेक्ट या फिर हाइंडसाइट बायस जो है, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइंडसाइट इफेक्ट जो है इसका सही आंसर है, माइंडसेट इफेक्ट ये वाला नहीं होगा। अब देखते हैं अगले सवाल को। प्रश्न नंबर 145। Which of the following is an example of treating people differently because they belong to a particular social group? निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के साथ अलग व्यवहार का एक उदाहरण है क्योंकि वे एक विशेष सामाजिक समूह से संबंधित हैं? ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं, तभी यहाँ पे देखिए इसको मार्क कर दिया गया है, रूढ़िवादिता को। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? कौन सा लोगों के साथ अलग व्यवहार का एक उदाहरण है? ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? किसी अन्य के साथ व्यवहार कर रहे हैं। मान लीजिए आप राजस्थान से हैं और दूसरा मान लीजिए जापान से है या किसी अन्य राज्य से है, आप ही के देश, प्यारे देश भारत से। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? उनके साथ यहाँ पे किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? क्या आप वहां पे प्रोटोटाइप रखेंगे, आदर्श रखेंगे? क्या वहां पे आप स्टीरियोटाइप बनाएंगे?
बना सकते हैं, सही बात है। क्या वहां प्रेजुडिस करेंगे, पूर्वाग्रह करेंगे इनके खिलाफ, बिल्कुल सही बात है। और क्या वहां पे भेदभाव करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। लेकिन इन सब चीजों में, इन चारों में आपका व्यवहार किस पर निर्धारित करेगा, वो सवाल आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो व्यवहार में क्या करेंगे आप उनके साथ, आप यहाँ पे भेदभाव करेंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली, लोगों के साथ अलग व्यवहार का एक उदाहरण है। ठीक है। ये आप अपने मन में रखेंगे, ये भी मन में रखेंगे, ये भी मन में रखेंगे, लेकिन उनके साथ व्यवहार क्या करेंगे आप, भेदभाव का व्यवहार करेंगे, क्योंकि क्या है, वे एक विशेष सामाजिक समूह से संबंधित है। ठीक है। तो ये होना चाहिए उसका करेक्ट आंसर। ठीक है। भेदभाव जो है, क्योंकि यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, बिकॉज दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, व्यवहार की बात कर रहे हैं। ठीक है। ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली, कैसे करते हैं आप, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है, ये सही आंसर होना चाहिए। ठीक है। प्रोविजनल आंसर की के अनुसार, बट आंसर की आएगी उसमें देखेंगे, लेकिन भेदभाव भी इसका उत्तर होना चाहिए। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। चलिए, अब क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न नंबर 144। 144 से 150 हमने कर लिए हैं। अब बात करते हैं आगे, यहां दिखेगा नहीं, इसका इस्तेमाल करते हैं। खालिस्तान is an expanded level of awareness to observe oneself in the problem solving process. खालिस्तान समस्या समाधान प्रक्रिया में स्वयं का निरीक्षण करने के लिए जागरूकता का एक विस्तारित स्तर है। ठीक है। यहाँ किसकी बात हो रही है, जागरूकता की बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेंटल सेट क्या होता है, जब हम उस चीज के बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है। ये हो गया, ये आपका मेंटल सेट होता है। ठीक है। कि आपको बोला है बिना पेन उठाए इनको जोड़ना है, तो आप बाहर जाके नहीं करते, ये आपका मेंटल सेट होता है। फंक्शनल फिक्सनेस क्या होती है, कार्यात्मक स्थिरता, कि अगर माचिस की डिब्बी है या फिर अगर आप ये एक पाइप देख रहे हैं तो उसका आप किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो आपका फिक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये होगा आपका मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का मतलब ही यह है कि क्या करना है, समस्या समाधान प्रक्रिया में स्वयं का निरीक्षण करने के लिए जागरूकता का एक विस्तारित स्तर है। ठीक है। तो ये है जो आपका मेटाकॉग्निशन, ये इसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है मेटाकॉग्निशन, ये सही आंसर होना चाहिए। ए और बी तो किसी हालत में नहीं है, और ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या बचा है, एलिमिनेशन करने के माध्यम से भी मेटाकॉग्निशन ही होगा, क्योंकि आप क्या रहते हैं इसके अंदर, मेटा मतलब होता है बियॉन्ड, है ना। अभी आप जो देख रहे हैं मेटावर्स, वो सब चीजें, तो इसका मतलब क्या है, स्वयं के बारे में आप अवेयर हैं, एक्सपेंडेड लेवल ऑफ अवेयरनेस टू ऑब्जर्व वनसेल्फ, स्वयं का निरीक्षण करने के लिए आप क्या है, जागरूक हैं। और वो किसकी बात करता है, मेटाकॉग्निशन की बात करता है। इसी प्रकार से सवाल आपके नेट के अंदर भी आता है, इस बार भले ही नहीं आया, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं, आपके नॉलेज और वो सब चीजें बोलते हैं वहां पे। ठीक है, वो सब बताएंगे वहां पे। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 143। ठीक है। प्रश्न नंबर 143 में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं, सब कराया हुआ है ये सब, ठीक है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो राजस्थान साइड दिए नहीं। अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस, किसने दिया है, वुर्फ। ठीक है। उनके अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, भाषाई सापेक्षता परिकल्पना के अनुसार क्या होता है, थॉट्स डिटरमाइन लैंग्वेज, लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट, कॉग्निशन एंड लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी एंड थॉट्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, विचार भाषा का निर्धारण करते हैं, भाषा विचार निर्धारित करती है, अनुभूति और भाषा योग्यता, रचनात्मकता और विचार, इनमें से क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सी और डी ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट है, पहले कहानी फंसती है इनके बीच 50-50। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्योंकि लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस यही कहती है कि जब लोग पियागेट से परेशान हो गए, है ना, जीन पियागेट ने बोला कि ठीक है, आपकी जो थॉट है वो क्या करती है, आपकी भाषा को डिटरमाइन करती है, विचार जो है आपका वो भाषा का निर्धारण करते हैं। लेकिन इनका क्या कहना था, वुर्फ का, शापिर वुर्फ का क्या कहना था कि आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो भाषा है ना, वो क्या बताएगी, आपके विचार बताएगी। आपकी जो भाषा है वही थॉट को डिटरमाइन करेगी, भाषा विचार निर्धारित करती है। ठीक है। अगर अभी ये गलत हो गया तो जीवन भर के लिए ध्यान रखिए इसको, अब आगे से कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। थॉट्स डिटरमाइन लैंग्वेज, आपके जो विचार हैं वो भाषा बनाएंगे, वो कौन बोलते हैं, आपके पियागेट बोलते हैं। केवल यही इस बात का पुष्टि करते हैं, लेकिन बाकी सभी जो थ्योरिस्ट हैं उनका जोर किस बात पे है कि लैंग्वेज जो है वो आपकी थॉट डिटरमाइन करती है। तो इस आधार पे राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे आपका 143 का ऑप्शन नंबर बी, भाषा विचार निर्धारित करती है। ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। तो अभी तक देख रहे हैं सारे सवाल आपने जो देखे अभी तक, हमारे हिसाब से सारे सवाल अभी तक जो है वो आसान है। ठीक है। थोड़ा सा ये वाला देखिए, अगर 144 की बात करें तो थोड़ा सा क्या करना है आपको, एलिमिनेशन कर देते, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। बट ये सब सवाल जो अभी तक थे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए हैं, कहीं भी कुछ भी घुमाया नहीं गया है। ठीक है।
इतने सारे सवालों में अभी तक कुछ भी कहीं चीज ट्विस्ट नहीं किया है अभी तक। ट्विस्ट तो बस जिले कर दिए हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, वो और बात है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 142, डैश ऑफ रीइंफोर्समेंट स्टेट्स दैट अ मोर प्रेफर्ड एक्टिविटी कैन बी यूज्ड टू लेस प्रेफर्ड एक्टिविटी बाय चिल्ड्रन। ठीक है, तो वही रिपीटेड सवाल है, आपके नेट में देखने मिलता है कई बार आपको, ये है ना। सुदृढ़ीकरण का खालिस्तान बताता है कि बच्चों द्वारा कम पसंदीदा गतिविधि के लिए अधिक पसंदीदा गतिविधि का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ओके। और ये पेपर हम ही देने गए थे राजस्थान में, उदयपुर में, ठीक है, ये हमारा ही पेपर है, ठीक है, ओके। तो तभी तो आपको फोटो दिखाई स्टार्टिंग में आपको उदयपुर की, ठीक है, अभी रात में जाएंगे घूमने वहां पे। तो सुदृढ़ीकरण का खालिस्तान बताता है कि बच्चों द्वारा कम पसंदीदा गतिविधि के लिए अधिक पसंदीदा गतिविधि का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? क्या ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल है, क्या ये ऑपरेंट प्रिंसिपल है, क्या ये प्रीमैक प्रिंसिपल है, या फिर नन ऑफ दीज है? सकारात्मक सुदृढ़ीकरण सिद्धांत, क्रियात्मक सिद्धांत, प्रीमैक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसका उदाहरण है ये? सीधे सीधे आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, प्रीमैक सिद्धांत की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, प्रीमैक प्रिंसिपल की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ये आपको रिपीट किया गया है। प्रीमैक प्रिंसिपल में क्या करते हैं आप? अ मोर प्रेफर्ड एक्टिविटी कैन बी यूज्ड टू लेस प्रेफर्ड एक्टिविटी बाय चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे नीचे ही देखिए क्या किया उन्होंने, लैंग्वेज का सवाल पूछा है और यहीं पे उन्होंने क्या कर दिया है, लैंग्वेज गड़बड़ा दी है। ये प्रश्न देखिए कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है कि क्या पूछ रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं वो। देखिए पढ़िए इसको आराम से। खालिस्तान ऑफ रीइंफोर्समेंट स्टेट्स दैट, कोई भी प्रिंसिपल होगा ये बोलता है कि अ मोर प्रेफर्ड एक्टिविटी कैन बी यूज्ड टू लेस प्रेफर्ड एक्टिविटी बाय चिल्ड्रन। ठीक है, कि बच्चों द्वारा कम पसंदीदा गतिविधि के लिए क्या, गतिविधि के लिए तो बट क्या, अधिक पसंदीदा गतिविधि का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, हम अधिक पसंदीदा का उपयोग कर लेंगे, लेकिन बताइए तो क्या, उनके व्यवहार में चेंज लाने के लिए, कुछ चीज करने के लिए। खैर जिसने पढ़ा होगा ये उसको तो बन जाएगा आसानी से, प्रीमैक प्रिंसिपल की बात हो रही है। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है तो फिर उस प्रकार की यहाँ पे इस प्रश्न में गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, प्रीमैक प्रिंसिपल अगर मालूम है तो आप आग बंद करके इसको मार्क कर देंगे। लेकिन ऑफ रीइंफोर्समेंट स्टेट्स दैट अ मोर प्रेफर्ड एक्टिविटी कैन बी यूज्ड टू, थोड़ा सा हाई इंग्लिश का इस्तेमाल कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, और हिंदी के अंदर भी उतना कुछ खास समझ में आ रहा नहीं है। सुदृढ़ीकरण का खालिस्तान बताता है, ठीक है, बताएगा कि बच्चों द्वारा कम पसंदीदा गतिविधि के लिए, है ना, अधिक पसंदीदा गतिविधि का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि कमेंट में बताइए कि ये प्रश्न मतलब किस प्रकार से है, कि ये पूरा बता रहा है क्या, एक्सप्लेन कर पा रहा है कि पूछना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, हमारे हिसाब से तो ये नहीं कर पा रहा है, ये पूछना मतलब प्रश्न ये अच्छा नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इसको पूछना क्या है। ठीक है, खैर नॉलेज के आधार पर प्रीवियस प्रिंसिपल इसका उत्तर होना चाहिए। लेकिन देखते हैं प्रश्न नंबर 141, बिहेवियर दैट इज डन विथ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड इज नोन एज। ऐसा कौन है जिसको रिवॉर्ड की अपेक्षा नहीं है? वैसा व्यवहार क्या होता है? वह व्यवहार जो प्रतिफल की अपेक्षा के बिना किया जाता है उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, बाय स्टैंडर्ड बिहेवियर दिया हुआ है। ठीक है, तो बाय स्टैंडर्ड तो वैसे ही इसके पास कुछ काम नहीं है, तो दूसरा का काम कैसे करेगा ये? ठीक है, प्रो सोशल भी नहीं है यहाँ पे आपका, सामाजिक भी नहीं है, ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है आपका, परोपकारी व्यवहार। ठीक है, आप परोपकारी क्या करते हैं? परोपकार मतलब क्या होता है? उपकार करना किसी के ऊपर, और किसी भी चेष्टा के बिना, है ना, किसी भी चीज की आप डिमांड के बिना, रिवॉर्ड के बिना आप करते हैं, वो आपका परोपकार होता है। ठीक है, इसमें अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर की बात हो रही है जहां पे आप किसी भी रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ पे पूछ रहे हैं ब्लाइंडनेस कुड रिजल्ट फ्रॉम द ब्रेन डैमेज टू विच कॉर्टेक्स एंड लोब ऑफ द ब्रेन। ठीक है, विजुअल कॉर्टेक्स इन फ्रंटल लोब कब से होने लगा? विजुअल कॉर्टेक्स इन टेम्परल लोब, अच्छा, सेंसरी कॉर्टेक्स इन पैराइटल लोब, और विजुअल कॉर्टेक्स इन द ऑसिपिटल लोब। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रंटल लोब में दृश्य कॉर्टेक्स, टेम्परल लोब में दृश्य कॉर्टेक्स, तो यहाँ पे कंप्लीट अंधेपन, ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हैं। मस्तिष्क के किस कॉर्टेक्स और लोब की क्षति के परिणाम स्वरूप अंधापन हो सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑक्सीपिटल लोब में दृश्य कॉर्टेक्स, है ना। विजुअल कॉर्टेक्स आपका कहाँ पे होता है? ऑक्सीपिटल लोब में। ठीक है, सबसे पीछे जो होता है आपके यहाँ पे सेरेबेलम के, वहां पे आपका वही होता है आपका ऑक्सीपिटल लोब, और वहीं पे आपको मिलता है एसोसिएशन एरिया आपका विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो अगर इस प्रश्न के अंदर ए बी सी डी आंसर की में आपको देखने मिले तो हैरान मत होइएगा, यहाँ पे
कुछ भी वो दे सकते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू देम। लेकिन अगर वहां पे बात कर रहे हैं कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस की, वल्कुटीय अंधापन की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है मोस्ट सुटेबल है, ठीक है। लेकिन अब राजस्थान सेट देखते हैं क्या इसका आंसर देता है, लेकिन ये जो डी है ये सही उत्तर होना चाहिए, ठीक है। ओके, प्रश्न में उन्होंने यहाँ पे बात की है विच कॉर्टेक्स एंड लोब ऑफ द ब्रेन, थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस ही होगा, बट देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए अब चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 139 को। प्रश्न नंबर 139 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली पेयर्ड। फिर से देखिए यहाँ पे मैक्लीलैंड, 3 टाइप्स ऑफ नीड, क्लार्क हल होम्योस्टेसिस, विलियम मैकडोगल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, एंड आपका यर्केस डॉटसन लॉ ऑप्टिमम अराउजल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर। यहाँ पे देखिए मैक्लीलैंड, 3 टाइप्स ऑफ नीड, मैक्लीलैंड 3 प्रकार की आवश्यकताएं, ये बिल्कुल बताया है इन्होंने, बिल्कुल सही बात है। 1 तो है ऑप्शन, ठीक है, 1 है, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। फिर आपके पास बचा क्लार्क हल ने बताया है होम्योस्टेसिस के बारे में, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। होम्योस्टेसिस, भूख लगी है, मेंटेन होगा, वो सब सारी चीजें वापस आएंगी, तो 2 भी सही है, 1 2 सही है। फिर विलियम मैकडोगल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, यहाँ पे हो जाता है थोड़ा सा दिक्कत, ऑप्शन नंबर 3 ये इनका नहीं है। क्लार्क हल नहीं, क्या बताया था आपको, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के बारे में बताया, और उसी के अंदर बात होती है आपकी होम्योस्टेसिस की। विलियम मैकडोगल ने जो बताया था थोड़ा सा आपकी इंस्टिंक्ट के बारे में बताया था, ठीक है, काफी पहले के हैं ये साइकोलॉजिस्ट, है ना, 1800 के आसपास जिनका जन्म हुआ था, तो वहां पे बता रहे थे इंस्टिंक्ट के बारे में कि यही हमको क्या करती है, ड्राइव कर जाती है। अब पता नहीं आर्य सैडनेस को यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, लेकिन अगर आप केवल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी बोलेंगे तो सीधे सीधे किसका नाम आएगा, आपके क्लार्क हल का नाम आएगा। यहाँ पे अगर इंस्टिंक्ट थ्योरी होती तो शायद ये सही हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे यर्केस डॉटसन लॉ जो है ऑटोमेटिकली बात करते हैं आपके ऑप्टिमम अराउजल की, ठीक है, कि कितना अराउजल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका उत्तर नहीं होगा, 3 को हटा दीजिए, 1 2 3 2 3 4 1 2 3 हट गया। राइट आंसर क्या है आपका, 1 2 4 जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं आंसर की में क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ खेल करते हैं क्या, लेकिन वैसे मोस्ट पॉसिबली आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी 1 2 4 ही होगा। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। यहाँ पे देखिए अगला सवाल प्रश्न नंबर 138। Sometimes the problem is put aside for a while and to gain a psychological distance from it we get a new idea. This phenomena is heuristic algorithm decision making. उद्भवन यहाँ पे सही आंसर है। इंक्यूबेशन की बात हो रही है, क्या होता है इस दौरान, कभी कभी समस्या को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। अभी आपको कुछ, मान लीजिए मैथ्स का सॉल्व कर रहे हैं आप, नहीं बन रहा है, कुछ समय के लिए टाल दीजिए, नया इनसाइट आपको मिल जाएगा उसके अंदर कि हाँ मैं ऐसा ऐसा कर सकती हूँ, और उससे मनोवैज्ञानिक दूरी बनाने के लिए हमें एक नया विचार मिल जाता है। यह परिघटना क्या है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी एल्गोरिथम की बात नहीं हो रही है, डिसीजन की मेकिंग की बात ही नहीं है। उद्भवन जो है इसका करेक्ट आंसर है, इंक्यूबेशन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो यहाँ पर तक भी देखिए सारे सवाल आपसे अभी तक पूछ रहे हैं, ये नॉर्मल है, एक साइकोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए सारे सवाल अभी तक नॉर्मल है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं दिखा अभी तक, कि एकदम से ट्रिकी कुछ भी नहीं था, सीधे सीधे डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है। इसमें अगर आपको ये 3 चीजें मालूम है तो आप इस तक पहुंच जाएंगे, इंक्यूबेशन तक पहुंच जाएंगे, उद्भवन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अब आ जाइए अगले प्रश्न के ऊपर, प्रश्न नंबर 130। रिपीटेड सवाल अगेन आपके नेट से, और आसान सवाल। ह्यूमंस कैन जनरली हियर साउंड्स रेंजिंग फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000, 40 से 40,000, 30 से 30,000, 10 से 10,000। मनुष्य आमतौर पर लगभग खालिस्तान से लेकर खालिस्तान ध्वनि सुन सकते हैं। करेक्टली मार्क्ड है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 131। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स डिटरमाइन इट्स, ध्वनि तरंगों का आयाम इसका क्या निर्धारण करता है, गुणता, स्वरमान, लय, तारत्व, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वालिटी, पिच, टिम्बर या फिर लाउडनेस। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स, यहाँ पर देखिए आपको समझा देते हैं इसका उत्तर। लो एम्पलीट्यूड, हाई एम्पलीट्यूड, है ना, जब ये देखिए जो साउंड वेव्स है लो एम्पलीट्यूड है इनका, ठीक है, जब इनका आयाम लो है, ठीक है, और जब इनका ये आयाम जो है ये हाई है ना, हाई की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है, जो आयाम है, क्या बताता है, ये बताता है आपकी लाउडनेस के बारे में, ये बताता है आपके तारत्व के बारे में, ठीक है, कितना तेज आवाज है, ठीक है। अगर हम
धीरे धीरे बोलेंगे तो इस प्रकार की वेव बनेगी, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम ऐसे बात करेंगे तो ये जो है वेव्स ऐसी ऐसी बनेंगी, ठीक है। तो ये किससे मतलब रखता है, सीधे सीधे आपके लाउडनेस से ये मतलब रखता है। और वहीं पे बात करें अगर फ्रीक्वेंसी की, ये है लो फ्रीक्वेंसी, ये है हाई फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, ये स्लो स्लो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जल्दी जल्दी चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये आपके पिच को बताता है साउंड के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर बताइए इसका उत्तर सही क्या होगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स डिटरमाइन इट्स क्वालिटी, पिच, टिम्बर, लाउडनेस। ध्वनि तरंगों का आयाम इसका क्या निर्धारण करता है, स्वरमान, तारत्व, लय, गुणता। अभी हमने देखा क्या करता है, इसका तारत्व करता है, इसकी लाउडनेस करता है जो एम्पलीट्यूड है वो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, लाउडनेस, ठीक है। और पिच क्या बताता है, ये स्वरमान जो है बताता है आपकी फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो राइट आंसर क्या होता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला सवाल, यहां तक सब इजी चल रहा है। अगला सवाल प्रश्न नंबर 132, द पार्ट ऑफ ब्रेन मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस इज द। मस्तिष्क का वह भाग कौन सा है जो निर्णय लेने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार होता है, थैलेमस, एमिगडाला, हिपोकैम्पस या फिर फ्रंटल लोब। आप जितना भी मस्तिष्क से कार्य करते हैं, जितने भी फैसले लेते हैं, वो सब किसमें निर्धारित होता है, क्या आपके हिपोकैम्पस में होता है। अगर हिपोकैम्पस में होता है तो फिर आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या करेगी, मतलब ये तो कैंसिल हो गया सी। अगर थैलेमस करता है तो सेंसरी इंफॉर्मेशन कौन भेजेगा, फिर ये भी कैंसिल हो गया। अगर एमिगडाले, एमिगडाले डाले नहीं डाला है ना, एमिगडाला अगर होता है यहाँ पे एमिगडेल, कुछ भी लिख दीजिए आप तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, फ्रंटल लोब, है ना। फ्रंटल लोब जो है इसका सही आंसर होगा। द पार्ट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का वह भाग जो निर्णय लेने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार होता है, वो कौन सा है, वो है आपका फ्रंटल लोब, ठीक है। यहां तक सब सही चल रहा है। अब आएगा आपको एक थोड़ा सा कठिन सवाल, कठिन वैसे देखने में है लेकिन थोड़ा सा अगर आप विचार करें तो फिर थोड़ा सा आपसे आसानी से बन जाएगा। ए प्रश्न नंबर 133, खालिस्तान डिवाइस इज यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट टू प्लेस टाइनी इलेक्ट्रोड्स इन द ब्रेन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन। प्रायोगिक स्थिति के दौरान मस्तिष्क में छोटे इलेक्ट्रोड लगाने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आप केवल नाम पढ़िए यहाँ पे, स्टीरियोटैक्सिक उपकरण, तंत्रिका गतिविधि रिकॉर्डिंग, घटना संबंधी मस्तिष्क क्षमता या फिर अपक्षरण। स्टीरियोटैक्सिक apparatus, रिकॉर्डिंग न्यूरल एक्टिविटी, इवेंट रिलेटेड ब्रेन पोटेंशियल या फिर एब्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उत्तर होना चाहिए, ये देखिए रिकॉर्डिंग न्यूरल एक्टिविटी मतलब ये क्या बोल रहे हैं, तंत्रिका गतिविधि की क्या कर रहे हैं हम, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अगर हम रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ उपकरण तो होगा नहीं वहां पे वो, है ना, कोई डिवाइस तो वहां पे होगा नहीं, तो बी ऑप्शन जो है कैंसिल होता है। इवेंट रिलेटेड ब्रेन पोटेंशियल ये हमको कब मिलता है, ये हमको ईईजी के अंदर हमको देखने मिलता है, ठीक है। तो हम ब्रेन पोटेंशियल ईआरपी की बात करते हैं, ईआरपीएस, इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल, तो घटना संबंधी मस्तिष्क क्षमता भी नहीं होगा इसका उत्तर। बचता क्या है, अपक्षरण और ये आपका स्टीरियोटैक्सिक उपकरण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, स्टीरियोटैक्सिक apparatus। अपक्षरण भी नहीं होगा, इसी के द्वारा क्या करते हैं, एक डिवाइस होता है इसका उपयोग करके क्या करते हैं, मस्तिष्क में छोटे इलेक्ट्रोड लगाने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा डिवाइस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो स्टीरियोटैक्सिक apparatus यही आपको देखने मिला इस बार नेट के सवाल में भी। डिवाइस इज यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट टू प्लेस टाइनी इलेक्ट्रोड्स इन द ब्रेन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का डिवाइस होता है, ये स्टीरियोटैक्टिक फ्रेम कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है ताकि आपका जो ये मुंडी है, जो आपका ब्रेन है, जो आपका हेड है पूरा, ये स्थिर रहे, बिल्कुल भी हिले ना, ठीक है। ये इस प्रकार की आर्क होती है, ऐसे आपके इलेक्ट्रोड ड्राइवर के माध्यम से इलेक्ट्रोड जो है आपका इस डिवाइस का, इस उपकरण का प्रयोग करके इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो ये स्थितियां मतलब ये जो दृश्य है विचलित कर सकता है, तो कमजोर दिल वाले ना देखें इसको, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, ये था आपके लिए छोटा सा एनालिसिस, किस प्रकार के सवाल आए, क्या उनके सही उत्तर होने चाहिए, कुछ इसी प्रकार की आपकी आंसर की भी आएगी, ठीक है। तो उसको भी देखेंगे और जल्द ही हम अगले पार्ट के अंदर, सेकेंड पार्ट के अंदर हम बाकी के जो सवाल हैं उनको भी हम लाने का प्रयास करेंगे कि क्या उनके उत्तर होंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ उत्तर ऐसे नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो नीचे आप उसको कमेंट कर सकते हैं, और आपको अगर बाकी की वीडियो भी देखना है तो नीचे उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे लिए आपके लिए आज का पेपर, राजस्थान सेट 2023 साइकोलॉजी का। अभी तक जितने भी सवाल देखे हमने मोस्टली सारे आसान सवाल थे, इजी सवाल थे। एक आखिरी ये apparatus वाला, लेकिन धीरे धीरे आपको कुछ सवाल अब मिलेंगे अगले वाले जो आपको टफ रहेंगे, ठीक है। ये भी टफ सवाल है ऐसा नहीं है, लेकिन बस ठीक है, यहाँ पे कोई बात नहीं है, ठीक है।
तो इसका ध्यान रखते हुए मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अगर पहली बार देख रहे हैं तो ये कर लीजिए, और बाकी सारी चीज़ें क्या करना है वो आपको मालूम ही है। और उसी के साथ साथ अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ और बात करेंगे कुछ